हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। हम जो पॉलिटी की पीवाई क्यूज की सीरीज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए जो 2014 से 18 तक के हमने कर लिए थे, आज हम 19 के पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी को पहले लेक्चर्स में कोई डाउट है पॉलिटी को लेकर तो वो पूछ सकता है, और हम जो पॉलिटी का सिलेबस है वो भी धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ठीक है, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से इनको डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल से जो 2019 में आए थे उनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्यों सही दोनों स्टेटमेंट ये बताता हूँ आपको। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, गवर्नर की बात हो रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल 176 है उसमें क्लोज 1 है, वो मैंडेट्स करता है गवर्नर को कि वो एड्रेस करे बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। ठीक है, इसी तरह से जो अंडर आर्टिकल 87 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को ये बात जो पावर देता है कि वो एड्रेस कर ले पार्लियामेंट को एट एवरी फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट फॉर्म होगी तब भी, और हर साल नए सेशन पे। ठीक है, तो ये गवर्नर के लिए है और ये प्रेसिडेंट के लिए है। स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, व्हेन लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये भी सही है। ठीक है, कि अगर किसी मैटर पे स्टेट के पास कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर रूल्स नहीं है तो फॉलो करता है लोकसभा को। ठीक है, ये कन्वेंशन माना जाता है सिंस कॉलोनियल टाइम्स, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ठीक है, कि किसी भी हाई कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है कि वो सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर सके, तो ये गलत है। हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर्स हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर कर सके जो भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसको। ठीक है, ठीक है, ये इनहेरिटेंट है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी लॉ अगर जो गलत होगा उसको, ठीक है, वो जो हाई कोर्ट है उसको नल एंड डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाई कोर्ट के पास भी पावर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वो सेंट्रल लॉ को भी कर सकता है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो केशवानंदन भारती जजमेंट आया था 1973 में, 1973 में केशवानंदन भारती जजमेंट आया था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कही थी। ठीक है, तो ये बेसिक डॉक्ट्रिन का ही पार्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर उसको कोई लॉ लगता है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में ला सकता है ये। ठीक है, जी केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया था। ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट पूछा है, दोनों ही करेक्ट नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट एक्ट Prevention and Disqualification Act 1959 exempts several posts from the disqualification on the grounds of office of profit. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 times। ठीक है, एंड थर्ड टर्म है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन हार्ड है, पर इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इजी है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो वेल डिफाइंड नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके कारण क्या होगा, ये जो थर्ड है, ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो हम बात करें जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो कौन से आर्टिकल में बात करता है, आर्टिकल 102 में, ठीक है। एमपीज के लिए बात करता है, ठीक है, कि कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और 100 आर्टिकल 91 करता है बात एमएलएस के लिए, ठीक है, ठीक है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो क्राइटेरिया है वो इवोल्व हुआ है विद डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बदलता रहता है और हर बार इंटरप्रिटेशन में कुछ ना कुछ नया निकलता है कि क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वेल डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बात ये है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट हैज बीन अमेंडेड 5 टाइम, तो ये सही है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सही, क्योंकि थर्ड गलत है तो एलिमिनेशन से हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट एक्ट 1959 फर्स्ट स्टेटमेंट है वाज इनेक्टेड टू स्पेसिफाई सर्टेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सही है, क्योंकि जो एमपीज है वो एक ऑफिस को होल्ड करते हैं तो वो एग्जाम्प्टेड है उस चीज़ से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है, ठीक है। इसी तरह मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स और ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ जगह एग्जाम्प्ट करता है, तो ये भी सही है। उसका आंसर होगा 1 और 2 ए, ठीक है, ये ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी which one of the following would accept the most appropriate definition of liberty? मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी क्या होगी, इसके बारे में बात होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ठीक है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। थर्ड अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, ठीक है। वैसे लिबर्टी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी इन गवर्नेंस में, कि जो इंडिविजुअल है कि वो फ्रीडम है उसको कुछ भी एक्ट करने की, थिंक करने की, एक्सप्रेस करने की, ठीक है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और पर उसके लिए रेस्ट्रिक्शन चाहिए कि वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करे, ये नहीं कि कुछ भी करेगा तो सोशल ऑर्डर टूटे, ठीक है। तो एक बैलेंस फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करेगा, ठीक है, कुछ लिमिट्स के साथ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेंटी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ठीक है। ऐसे क्या होता है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया में या कहीं भी लगा लो, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के लॉज को, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो लिबर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम टायरनी, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्टिव फ्रीडम टू परस्यू वंस पोटेंशियल। तो ये गलत है, खाली प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स सिर्फ ये नहीं होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट एब्सेंस फ्रॉम रेस्ट्रेंट, ठीक है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि मान लो कि हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम दी गई, ठीक है, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम का यूज करके हम दूसरों को हार्म भी तो कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉज एंड रेगुलेशन वो इंश्योर करते हैं कि हम अपनी जो फ्री लिबर्टी को यूज करते हुए दूसरों को हार्म ना करें, ठीक है, दूसरों के राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंज ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए, ठीक है। और थर्ड है अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स। ये अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड जो होगी लिबर्टी होगी, तो इसके लीगल एंड मॉरल कॉन्स्टेंट्स होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या होंगे कि किसी को कंप्लीट फ्रीडम होगी तो कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अराइज होगा, ठीक है, कि किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होगा, किसी का नहीं होगा, वो कहेगा ये चीज़ नहीं करनी, दूसरा कहेगा ये करनी है, तो ठीक है। ये ऑल्सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा कि भाई अकाउंटेबल होगा कौन, सब अपने हिसाब से सही है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो फोर्थ स्टेटमेंट है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये सही है कि ये एसेंस है लिबर्टी का, कि इट इम्प्लाइज टू फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, ठीक है, कि फ्रीडम करे अपनी चॉइसेस बनाने के लिए, कि अपने गोल्स को करने के लिए, परस्यू करने के लिए, ठीक है, और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए विदाउट एंड्यू रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के। इसी के कारण इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल का भी यूज कर सकते हैं। तो लिबर्टी का जो फुल अप्रोप्रिएट मीनिंग है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सैंड इज माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ठीक है, सैंड इज अ माइनर मिनरल, ये स्टेटमेंट सही, वैसे सैंड माइनर मिनरल में आता है अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ये पता होना चाहिए आपको कि सैंड एक माइनर मिनरल है, ठीक है, और मेजर मिनरल जैसे आयरन और कोल, ठीक है, बॉक्साइट, ये सब मेजर मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। आयरन और कोल, बॉक्साइट, ये सब मेजर में आते हैं, सैंड वगैरह माइनर मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। State governments have the power to grant mining lease of minor minerals, but that power regarding the formation of rules related to grant of minor minerals lie with the central government,
ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये। थर्ड स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। ठीक है, ये सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रोटेक्ट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो MMDR एक्ट है इसको बोलते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, 1957 माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, 1957 MMDR जो एक्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके हिसाब से ये माइनर है और ये मेजर है। ठीक है, मिनरल्स कौन से मेजर मिनरल्स है ये इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, और कौन कौन फ्रेम बना सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ये होगा ये। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी जो चीज़ें दी हुई हैं वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की तरह काम कर सकता है। पहला है एडॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। ये जो एडॉक कमेटीज होती हैं, पहली बात तो एडॉक कमेटीज क्या होती है, जो टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, एडॉक कमेटीज टेम्परेरी कमेटीज होती हैं, टेम्परेरी कमेटीज। तो मान लेते हैं कि इनको जैसे इन्वेस्टिगेशन या इरेगुलरिटीज के लिए बनाया गया तो रिव्यू करने के लिए काम आ सकती हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी काम करती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है इनको फंक्शन करने के लिए थ्रू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के। ठीक है, तो ये काम सही है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की तरह काम करती हैं सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटीज। ठीक है, जो DRSCs होती हैं इनको DRSCs बोलती हैं, DRSCs डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये क्या करती हैं, जो एग्जीक्यूटिव है उनकी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। ठीक है, बाय रिव्यूइंग एनुअल रिपोर्ट्स, बजटरी एलोकेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, और अगर कोई फेल होती है तो उसके बारे में भी मिनिस्ट्रीज को जो पार्लियामेंट में उसको पुट करती है फाइल्स को। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी रेगुलेटर की तरह काम करती है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो ये बात नहीं करता इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की तरह। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है बस। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देता है, ना कि रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसी तरह से जो फोर्थ स्टेटमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स कमीशन। जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन रिफॉर्म्स कमीशन है, ठीक है, वो एक एडॉक बॉडी है जो रिव्यू और रीराइट करती है लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इसका भी रिव्यूज से और रेगुलेशन से कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, ये सिर्फ लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और जो नीति आयोग है वो क्या करता है, एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिकली और टेक्निकली एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, तो इसका भी रेगुलेशन में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, और इसको स्टेटरी बैकअप भी नहीं है कोई कि भाई ये कोई लॉ से बनाएगा। नीति आयोग सिर्फ फॉर्मल बॉडी है। ठीक है, तो इसका भी रेगुलेशन में कोई काम नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। ठीक है, अगर कोई इम्पीचमेंट मोशन आता है किसी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ तो उसको स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर्स इसको रिजेक्ट कर सकते हैं दोनों ही। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो दोनों के पास डिस्क्रिप्शन है इसको एडमिट और रिफ्यूज करने की। ठीक है, मोस्ट
जो मोशन आएगा रिमूवल ऑफ जजेस के लिए, ठीक है। और ऐसा हो भी चुका है 2018 में एक बार, ठीक है। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एक इम्पीचमेंट मोशन आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ही, ठीक है, 2018 में राज्यसभा में, इन राज्यसभा। तो जो स्पीकर है उनके पास पावर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट और फोर्थ गलत हो गया, ठीक है। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रोवाइड रूड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो डिफाइन करता है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस क्या होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 4 में इसके बारे में बताया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या होता है, पर वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। वो धीरे धीरे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और पार्लियामेंट्री डिस्कशंस पे आया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, ठीक है, डिस्कशन से आया है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। सुप्रीम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी क्या है, डिफाइंस नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसको, ठीक है। So third statement, the detailed process of impeachment of judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Act 1968। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम बात करें जो जजेस के रिमूवल के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 बात करता है, और हाई कोर्ट की बात करें 217 और 218 आर्टिकल बात करते हैं, ठीक है। पर जो एडिशनली इसमें पूरा नहीं लिखा, इसी के साथ साथ जो प्रोसेस है वो इस एक्ट में लिखा हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, ठीक है। कि जो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। मिसकंडक्ट होगा या इनकैपेसिटी में तो कैसे काम करेगा वो इसमें लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है if the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of parliament supported by the majority of the total membership of the house by not less than 2/3 of the members of the house present and voting। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। कि जो वोटिंग होगी अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अनुसार, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए जो भी वोटिंग होगी उसको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, जैसे 545 मेंबर्स है अभी, ठीक है, तो टोटली काउंट होंगे उसमें, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने प्रेजेंट है उसी में से 2/3 करना है, ठीक है। सो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 2/3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/3 का प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डैश। 9th शेड्यूल कब आया था? 9th शेड्यूल आया था 1951 में। और हमें पता है कि स्टार्टिंग में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। वही रहे थे लगभग 3 योजना तक प्राइम मिनिस्टर, जिसको नेहरूनियन एरा भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्टेट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। और 9th शेड्यूल आया क्यों था? कि उस टाइम जो लैंड रिफॉर्म्स के जो एक्ट थे और जो जमींदारी सिस्टम्स के जो एक्ट थे उनको 9th शेड्यूल में डाला गया था ताकि जो जुडिशियल रिव्यू से वो बच सकें। क्योंकि जो उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट हैम्पर होगा तो डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया, उसमें आर्टिकल 31B डाला, ठीक है। तो जिसके कारण जो लॉज इसमें डाले गए 9th शेड्यूल में वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बचाए गए थे, ठीक है। पर ये रिपील कर दिया गया था, जो आर्टिकल 31 है उसको लास्ट में रिपील कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी उसका 300A में डाल दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो अंडर आर्टिकल 31 था उसको रिपील करके बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया था। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, ना कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है।
So next question is, which one of the following suggested the governor should be eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have been taken part in the politics in the recent past? ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इनमें से कमेटी थी या जो भी थी कमीशन था, उसने रिकमेंड किया था कि गवर्नर जो होगा स्टेट का वो आउट स्टेट के बाहर का होना चाहिए और पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट था, अगर किसी ने इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा हो तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन होता अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखता एग्जाम हॉल के अंदर। पर इसका आंसर है सरकारी कमीशन। सरकारी कमीशन कब बनाया जाता है? सरकारी कमीशन आता है 1983 में। ठीक है, 1983 में। क्यों आता है? सेंटर स्टेट के रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, इसमें ये बहुत सारी रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो उसी में ये सब देते हैं कि भाई गवर्नर आउटसाइड ऑफ स्टेट होना चाहिए, वो पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए सच। ठीक है, वो डिटैच फिगर होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? इसमें कंसल्टेशन होगी चीफ मिनिस्टर की ऑफ द स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऐसे ऐसे इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसे ऐसे बनाया जाए। ठीक है, और ये इसीलिए बनाया गया था कि इंश्योरिंग द गवर्नर फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, रेदर देन अ पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि गवर्नर्स को क्यों अपॉइंट किया जाता है धीरे धीरे। ठीक है, गवर्नर एक डिबेटेबल टॉपिक रहता है इंडिया में हमेशा, पर इसका आंसर है सरकारी कमीशन। ठीक है, जो बनाया गया था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन की बात रही, कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात तो अंडर आर्टिकल 42 की बात करी जाए तो अंडर आर्टिकल 42 है वो जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम ऑप्शन पहले तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात होगी वो आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को इमेंस पावर देता है। किस चीज़ की पावर देता है? कि वो प्लीनरी पावर देता है टू कोई भी ऑर्डर और डिक्री पास करने के लिए। ठीक है, टू गिव कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, इसमें इसको ना कोई लॉ रोक सकता है, ना इसको कोई प्रोहिबिट कर सकता है, ना कोई पार्लियामेंट्री लॉ इसको रोक सकता है, ना कोई और। ठीक है, पर ये बहुत एक्सट्रीम केस में यूज किया जाएगा इस पावर का। ठीक है, so first statement that the decision was taken by the election commission of India while discharging duties cannot be challenged in any court of law। ठीक है, इसमें आर्टिकल 142 की बात की गई है, तो पहले स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो 324 से 330 तक होता है पहली बात तो। ठीक है, तो इसमें अगर 329 की बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस करता है आर्टिकल 329 प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन कोर्ट इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराता है तो कोर्ट के इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, पर इसके साथ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी इम्यूनिटी नहीं देता है वो। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू रहता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, और आर्टिकल 142 इससे मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बात बोला मैंने आपको कि सुप्रीम कोर्ट को प्लीनरी पावर्स देता है एक्सरसाइज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट टू गिव कंप्लीट जस्टिस टू द पीपल, और किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, तो अंडर आर्टिकल 42 वो सही है। ठीक है, थर्ड है स्टेटमेंट, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द इकोनॉमी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल्स ऑफ द कैबिनेट। ये भी गलत है, क्योंकि एड ऑफ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को चाहिए एड एंड एडवाइस। ठीक है, अंडर आर्टिकल 74। ठीक है, वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है अंडर आर्टिकल 360 360। ठीक है, और एड एंड एडवाइस अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। ये भी गलत है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 245 टू 254 ऑफ द सेवन शेड्यूल, 245 टू 254 ऑफ सेवन शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ठीक है और कंकरेंट लिस्ट में रिलेशनशिप बांट रखे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स इनके बीच में। ठीक है, फेडरल सिस्टम में बटी हुई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा क्योंकि 140 से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ही सही होगा इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है,
फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन वैसे हर साल ही आता है, ये भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के एक्सेप्ट उसको रोका जा सकता है, वैसे नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में भी ये कहा है कि भाई लोगों को राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट है लोगों का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और राइट टू मैरी फॉल अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमी और पर्सनल लिबर्टी की बात आर्टिकल 21 ही करता है। ठीक है, और जैसे आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, फोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, तो आर्टिकल 21 सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है, इसमें लिखा है कि विच शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का है कि ट्रांसफर ऑफ लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है, इसका आंसर होगा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन को? वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में। ठीक है, तो इनके सेफ गार्ड करने के लिए, इनके कल्चर को, इनके राइट्स को, इनके लैंड को, तो फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया था। ठीक है, ताकि इनका एक्सप्लोटेशन ना हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल के अंडर क्या होता है? जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकता है कि भी किसी भी ट्राइबल लैंड को नल एंड वॉइड, अगर वो वायलेटेड पाया जाता है कि इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, इसी साथ गवर्नर प्रोहिबिट करता है, रेगुलेट करता है ट्राइबल लैंड को, ठीक है, नॉन ट्राइबल्स को बेचने के लिए, कि ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो अच्छी तरह अपने लैंड पे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसी के लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The 44th Amendment of the Constitution of India introduced article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. ठीक है, ये लिखा है कि the 44th Amendment Act of the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, आर्टिकल 39 होता है ये। ठीक है, 49 44 नहीं 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो क्या करता है कि जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इसको नल कर देता है। ठीक है, इसको मतलब रिस्टोर कर देता है इन पावर को जुडिशियल रिव्यू की, इसको नल करके रिस्टोर कर देता है, बल्कि रिस्टोर कर देता है जुडिशियल रिव्यू की पावर, रिस्टोर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये सही है। क्या होता है? जो एनजेएसी होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बनाया जाता है जो कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करता है। कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम क्यों बनाया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके लिए कोलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो एनजेएसी है वो इसको वॉयलेट कर रहा है। इसको वॉयलेट कर रहा है जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की। ठीक है, एनजेसी की अंडर एनजेसी जो है वो अंडरमाइन कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। ठीक है, और जो कोलेजियम सिस्टम है वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो एनजेसी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बनाई गई है फॉर द सिलेक्शन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसको नल एंड वॉइड कर देता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन थे। सो थैंक यू एवरीवन
प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि कैसी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कहीं नहीं आ रही हैं। ठीक है, आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है। थैंक यू। जय हिंद।